बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री प्लस। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 9 फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए हुए हैं, तो जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड चैप्टर के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो 2.1 पहला जो एक्सपेरिमेंट है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में से, वो है जी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन एंगल बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड t स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, बेसिकली रोलिंग डाउन अ बॉल, यानी कि एक इंक्लाइन पाथ से हम किसी बॉल को रोल डाउन करवाएंगे और उसके दरमियान हम डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन लेके हम उसके एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का मकसद यही है कि आप एक्सेलरेशन फाइंड करें इंक्लाइन प्लेन से। इंक्लाइन प्लेन आपके पास क्या होता है, जो इस तरह प्लेन आपके पास बना हो कुछ इस शेप का, तो उस प्लेन को हम कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। ये जो बिल्कुल इस तरह ये इंक्लेशन पाथ होता है आपके पास इस तरह। अगर यहाँ से हम बॉल रोल डाउन करवाएं और नीचे की तरफ आएगी, उसका डिस्टेंस कितना कवर करेगी और टाइम कितना लगेगा, बेसिकली हम उसके अकॉर्डिंग हमने इसी तरह ये चीज़ें यूज़ करके एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में दिया गया कि इन दिस एक्सपेरिमेंट द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन इज ऑब्जर्व। हम ये देखेंगे कि हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो आप इस इंक्लाइन पाथ से कोई बॉल रोल डाउन करवा रहे हैं वो कितना टाइम ले रही है, और अगर आप इंक्लेशन एंगल इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, या बॉल की स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा कि आपको पता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर होती है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे अगर हम स्टार्ट की बात करें तो हमारे पास जब बॉल को रोल डाउन करवाना स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या होगी, 0। तो VI हमारे पास क्या है, 0। तो यहाँ पे S इज इक्वल टू VI 0 और T साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास इधर क्या बच गया, प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जरा, ये आपके पास इक्वेशन बच गई, S इज इक्वल टू ये 0 हो गया, आपके पास 1/2 AT का स्क्वायर, ही हमारे पास एक्सेलरेशन बच गया यहाँ पे। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर फाइंड करें तो बाकी सारे टर्म्स में उस तरफ ले जाऊंगा, 2 इधर क्या हो रहा है एक्सेलरेशन के साथ डिवाइड, तो उधर जाके हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, 2s किसके बराबर आ जाएगा जी, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का एक रिलेशन आ गया, जिस रिलेशन की हेल्प से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। और ये रिलेशन आया कहाँ से, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0, बाकी 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई करवा दिया, और साथ t स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो गया, तो हमारे पास ये एक रिलेशन बन गया। इस रिलेशन की हेल्प से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। और आप देख सकते हैं ये रिलेशन किन चीजों के दरमियान है, 2s और t स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान। ये हमने आपने सेकंड चैप्टर के अंदर भी पढ़ा होगा, स्पीड टाइम ग्राफ हमने पढ़े थे, उसके अंदर ये देखा था कि स्पीड टाइम ग्राफ जब हम पढ़ते थे तो बेसिकली उसके अंदर हम एक्सेलरेशन के बारे में ही डिस्कस करते थे कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है या पैरेलल टाइम एक्सिस लाइन आ रही है तब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो उन्हीं सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग ये एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं हमें कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। एक हमें चाहिए एंगल आयरन चाहिए हमें, जो कि 2 मीटर लॉन्ग हो, 2 मीटर एंगल आयरन चाहिए। उसके बाद विद अ फिक्स स्टॉपर एट लोअर एंड, एक उसके एंड में एक स्टॉपर लगा हो, ये आप जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, ये एक हमें स्केल चाहिए, 2 एंगल आयरन चाहिए और आगे एक स्टॉपर चाहिए। जैसे हम यहाँ से बॉल रोल डाउन करवाएंगे तो बॉल यहाँ से जाके इधर नीचे जाके स्टॉप हो जाए इस तरह। नेक्स्ट हमें जो चाहिए मीटर रॉड चाहिए, एक सेट स्क्वायर, स्टील बॉल, स्टॉप वॉच एंड ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर क्यों, हमने लास्ट में डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ भी ड्रॉ करना है, इसी वजह से हमें एक ग्राफ पेपर भी चाहिए होगा। अब चलते हैं प्रोसीजर की तरफ, किस तरह इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, क्लीन द इनर सरफेस ऑफ ग्रेजुएट एंगल आयरन एंड आयरन बॉल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें हमारे पास आयरन बॉल होगी जिसको हम इंक्लाइन एंगल से थ्रो रोल डाउन करवाएंगे नीचे की तरफ, वो बॉल नीट होनी चाहिए, सब उसको हम अच्छी तरह साफ कर लेंगे। दूसरी चीज जो हमें चाहिए, जो हमारे पास एंगल है वो बिल्कुल सही साफ सुथरे होने चाहिए। नंबर 2 पॉइंट पे वो कह रहा है सेट द apparatus अकॉर्डिंग टू द फिगर। ये हमें आपको आपकी नोटबुक के अंदर ये डायग्राम आपको बना के दिखाई गई है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपने apparatus बिल्कुल इस तरह अपना apparatus सेट कर लेना है। और apparatus में क्या क्या, एक ये स्केल है, 2 एंगल आयरन और एक आयरन बॉल है हमारे पास।
इस तरह नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास, नंबर 3 पॉइंट पे वो कह रहा है प्लेस द आयरन बॉल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन एट हायर 200 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। अब आपने 250 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर हाइट से उस बॉल को रोल डाउन करवाना है, तो ये डिस्टेंस उसने खुद बता दिया। आप इससे डिस्टेंस से इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने एक लिमिट दे दी है कि आपने 200 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है और या 250 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। इससे ज्यादा या कम ले सकते हैं, लेकिन उससे हमारे ग्राफ के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है और हम जो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे वो भी हमारी वैल्यू चेंज हो सकती है। नंबर 4 पॉइंट पे क्या करना है जी, हमने होल्ड द बॉल विद सेट स्क्वायर सच दैट फ्रंट ऑफ अ बॉल कोइंसाइड विद द पोजीशन मार्क। हम बॉल को इस तरह रोल डाउन करवाएंगे कि हमने एक पोजीशन, खास पोजीशन पे बॉल को पकड़ के होल्ड करना है। सबसे पहले उसको छोड़ने से पहले बॉल को एक स्पेशल पोजीशन पे होल्ड करके रख लेना है, हमने वो इस पोजीशन की बात कर रहे हैं। नंबर 5 पॉइंट है रिलीज द बॉल जेंटली एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच साइमल्टेनियसली। स्टॉप द वॉच व्हेन द बॉल जस्ट हिट्स द स्टॉपर प्लेट एट द लोअर एंड नोट द टाइम टेकन t1। अब हमने क्या करना है, बॉल को यहाँ पे हमने होल्ड किया हुआ था, अब जैसे ही हम बॉल को रिलीज करेंगे यहाँ से और उधर से हमारे पास एक स्टॉप वॉच होगी। स्टॉप वॉच किस लिए यूज होती है, ये हमने हमें पढ़ा हुआ है कि पहले चैप्टर में, आपके पास 9th क्लास का पहला चैप्टर है फिजिक्स का, कि स्टॉप वॉच किस लिए यूज की जाती है, वो किसी भी इवेंट के टाइम इंटरवल को नोट करने के लिए यूज की जाती है। इवेंट क्या होता है, ये हमारे पास एक इवेंट ही है। अगर आप कोई भी इवेंट समझना चाहते हैं, जैसे सपोज एक जगह से आप दूसरी जगह जाना चाहते हैं, वो एक इवेंट है आपके पास और उस दौरान आपका कितना टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त, वो हमारे पास एक इवेंट कराएगा और वो टाइम हम टाइम पीरियड स्टॉप वॉच की हेल्प से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से हम जैसे ही बॉल को मैं इनक्लाइन प्लेन से रिलीज करूंगा तो मेरे पास स्टॉप वॉच मेरे हैंड में होगी, तो जैसे ही बॉल को छोड़ूंगा मैं इधर से स्टॉप वॉच प्रेस कर दूंगा और साथ टाइम की रीडिंग नोट करना शुरू कर दूंगा। तो जैसे बॉल आगे जाके इस एंगल के साथ हिट करेगी, इस एंगल के साथ जब बॉल हिट करेगी तो फौरन मैं साथ स्टॉप वॉच प्रेस कर दूंगा और स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाएगी, अपनी टाइम स्टॉप हो जाएगा वहां पे। तो हम इस तरह रिपीट, इस तरह 2 दफा हम इसी स्टेप को रिपीट करेंगे, दो स्टेप करेंगे लेकिन उसको 5 दफा रिपीट करेंगे और एंड में जाके हम एवरेज टाइम फाइंड कर लेंगे। t1 हमारे पास आ जाएगा, फिर t2 और इसी तरह हम उसका एवरेज टाइम फाइंड कर लेंगे। एवरेज टाइम क्यों फाइंड किया हमने यहाँ पे, एवरेज टाइम की क्यों जरूरत पड़ी हमें, इसकी वजह भी यही है कि हम जब पहले टाइम पीरियड नोट कर रहे थे, हो सकता है बॉल रिलीज करते वक्त हमने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे स्टॉप वॉच ना प्रेस की हो और हमारे सेकंड या 2 सेकंड आगे रह गया हो टाइम या पीछे रह गया हो, जिसकी वजह से हम टाइम का एवरेज फाइंड करते हैं। नंबर 8 पॉइंट है कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय चेंजिंग द रिलीज पोजीशन ऑफ द बॉल रेगुलर इंटरवल। आप अब पोजीशन बॉल की चेंज करते जाएं, पहले आपने डिस्टेंस कुछ और लेना है, फिर डिस्टेंस चेंज कर देना है, फिर मजीद इस तरह डिस्टेंस आप चेंज करते जाएंगे और बॉल की पोजीशन और बॉल के टाइम पीरियड नोट करते जाएंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है, टेक 6 रीडिंग इन ऑल। हम किसी तरह 6 ऑब्जर्वेशन अपनी लेंगे, 6 टाइम 6 रीडिंग हम लेंगे इसके अंदर। और लास्ट पॉइंट हमारे पास नंबर 11, एंड में जब हम अपनी रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे तो हम 2s और t स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान अपना एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ की हेल्प से हम देखेंगे कि हमारे पास एक स्लोप लाइन ग्राफ आएगा और वो स्लोप लाइन हमें किस चीज के बारे में बताती है, बेसिकली वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में ही इंफॉर्मेशन देती है। तो यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल आपके सामने बनाया हुआ है, ये एक्सपोज रीडिंग ली गई है, हमने खुद परफॉर्म करके रीडिंग ले ली गई है बेसिकली। तो सबसे पहले नंबर 1 ऑब्जर्वेशन में जब मैंने बॉल को रिलीज किया तो तब मैंने जो पहला डिस्टेंस लिया था वो मेरे पास आया 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर से बॉल को मैंने होल्ड कर लिया, फिर जैसे ही मैंने बॉल को रिलीज किया जैसे स्टॉप वॉच प्रेस किया और मैंने टाइम नोट कर लिया 9 सेकंड, मेरे पास टाइम आ गया। इसी तरह बॉल को मैं दोबारा वापस लाके फिर बॉल को होल्ड किया, उसी डिस्टेंस से, एक डिस्टेंस से 2 दफा टाइम हमने नोट करना है। पहली डिस्टेंस हमने 180 सेंटीमीटर से फर्स्ट टाइम जब नोट किया उसको t1 का नाम दिया और 9 सेकंड मेरे पास टाइम आया। इसी तरह अगेन जब मैंने इसी स्टेप को रिपीट करना है तो t2 नोट करूंगा, 180 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया और दोबारा जब मैंने टाइम नोट किया तो मेरे पास 10 सेकंड टाइम आया। फिर इसी ऑब्जर्वेशन का हमने t1 प्लस t2 करके एवरेज निकाल लेनी है जो कि हमारे पास आ गई 9 प्लस 10 को जब हमने प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9.5 मीटर। अब डिस्टेंस को यहाँ पे हमने करना है डबल, बेसिकली ये वाला डिस्टेंस आपके पास मीटर में है और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास सेंटीमीटर में है। सबसे पहले इस डिस्टेंस यहाँ से उसने कहा था आपने डिस्टेंस सेंटीमीटर में लेना है और फाइनल जब हमने रिलेशन बनाना है, जब ग्राफ बनाना है तो हमारा डिस्टेंस जो हो वो मीटर में होना चाहिए। तो जिसकी वजह से हमने पहले 180 को मीटर के अंदर कन्वर्ट किया। 180 को मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी कि इसको 100 के ऊपर डिवाइड किया। जब 100 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 1.8 आंसर आएगा। 1.8 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया 3.6। ये हमारे पास मीटर में डिस्टेंस आ गया। इस तरह आप देख सकते हैं कि सेकंड ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल सेम। अब मैंने डिस्टेंस चेंज कर दिया, पहले मैंने डिस्टेंस 180 सेंटीमीटर लिया हुआ था, अब जो डिस्टेंस मेरे पास है वो है 150 सेंटीमीटर। तो अब डिस्टेंस मैं
ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा हूँ डिस्टेंस, और साथ साथ मैं टाइम पीरियड नोट कर रहा हूँ कि मेरे टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, कि ग्रेजुअली अगर मैं अपना डिस्टेंस डिक्रीज करूं और मेरे टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो चीज हम देख रहे हैं कि अब मैंने डिस्टेंस लिया 150 सेंटीमीटर, तो अब टाइम पीरियड जो मेरे पास आया 8.5 सेकंड। इसी तरह जब दोबारा 150 सेंटीमीटर से मैंने यही स्टेप रिपीट किया तो मेरे पास नेक्स्ट जो टाइम है वो 8 सेकंड आया। अब इन दोनों का मीन फाइंड करना है, t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 8.25। और इस तरह 150 को पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करके देखोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5 को 2s करना है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड, इस तरह हम टोटल 6 ऑब्जर्वेशन टोटल लेंगे और हम देखेंगे कि जैसे जैसे मैं ग्रेजुअली अपना डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा हूं तो टाइम मेरे साथ उसी डिस्टेंस के साथ साथ टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास एंड में हमारे पास ये डिस्टेंस की वैल्यू और ये टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास टाइम की वैल्यू आई हुई है। तो इस तरह आप देख सकते हैं टाइम की वैल्यू किस तरह आई है कि आपके पास एक टाइम का आपने स्क्वायर ले लेना, 9.5 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90.25। तो जब आपने ये पूरा ग्राफ बना ऑब्जर्वेशन अपनी ले लेनी है, तो ऑब्जर्वेशन लेने के बाद हमने एक फाइनल स्टेप ये करना है कि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन 2s एंड t स्क्वायर। अब हमने x एक्सिस पे हमेशा हम टाइम लेंगे और y एक्सिस पे हम लेंगे डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमारा अब ग्राफ बनाते वक्त एक चीज का ख्याल रखा जाता है कि जो आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नोट करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 9.30 तक है और जो डिस्टेंस की अगर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है वो आपके पास 50 तक जा रही है, 200 से नीचे नीचे। तो मैंने अब डिस्टेंस इधर ये ले लिया सेंटीमीटर में और इधर मैंने टाइम एक्सिस में ले लिया टाइम, और अब इनके दरमियान जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो पहले सेकंड में 100 सेंटीमीटर के ऊपर उसने कितना फासला तय किया, इस तरह नेक्स्ट सेकंड में अंदर उसने कितना फासला तय किया। जब आपने ग्राफ पूरा ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जिसको हम स्लोप भी कहते हैं। और बेसिकली आपने ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर 9th क्लास फिजिक्स के अंदर ये देखा भी था कि स्लोप क्या किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें, कि जब आप डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जब ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ आपको एक स्लोप लाइन आए तो स्लोप हमें बेसिकली एक्सेलरेशन के बारे में ही बताता है। तो अब आप किसी भी दो पॉइंट को लेके एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आपने देखा हुआ कि हमने स्टार्ट में ही देख लिया था कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने एक्सेलरेशन के फार्मूला ड्राइव किया, जो कि जिसका फार्मूला हमारे पास ये आया था a = 2s डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। अब 2s की जगह आप कोई वैल्यूज इन दोनों में से कोई सी वैल्यू आप चेक करके इसके अंदर पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आप चेंज हो सकता है इधर 0.352 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब हमने इधर डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिया हुआ था, अब हम डिस्टेंस हमारा जो जवाब होना चाहिए जो SI यूनिट है एक्सेलरेशन का वो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसकी वजह से इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इस बात का आपको आइडिया होगा कि जब सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। छोटे ये हमारे पास सेंटी है, सेंटी इक्वल होता है 10⁻⁻² के, तो -2 यानी कि इसको 100 से हम डिवाइड करेंगे। जब 100 से 0.352 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.00325 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह हम फाइनल हमारे पास ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई a = 0.00325 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आपका फाइनल रिजल्ट है। आप इसको ही इसी रिजल्ट को अपने कंक्लूजन में लिखेंगे। इस तरह आगे जब हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस दी गई हैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की, वो क्वेश्चंस देख लीजिए जरा, उसने एहतियाती तदाबीर क्या बताई है कि आप एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करें तो ये चीजें एहतियात कर लें। तो सबसे पहले मैं कह रहा है प्रेफरेबल स्टील बॉल शुड हैव डायमीटर अबाउट 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। जो बॉल आप ले रहे हैं बेसिकली वो आपके पास 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की रेंज तक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट वो आपको कह रहा है कि क्लीन द इनर सरफेस ऑफ एंगल आयरन। जो आपने एंगल आयरन लिया हुआ है, आयरन के एंगल लिया हुआ है, उसकी जो सरफेस है उसको अच्छी तरह क्लीन कर लें, साफ कर लें। नंबर 3 पॉइंट पे कह रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन शुड बी स्मॉल। जो आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो स्मॉल होना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने स्मॉल क्यों रखा, कि अगर आप इंक्लिनेशन का एंगल इंक्रीज कर देंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से हम एक्सेलरेशन की नॉर्मल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इस वजह से हम अपना इंक्लिनेशन एंगल स्मॉल रखेंगे। नंबर 4 पॉइंट है कीप द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम थ्रू द एक्सपेरिमेंट। तो आपने जब पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है सिर्फ आपने अपना डिस्टेंस चेंज करना है और कोई चीज चेंज नहीं करनी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप अपना सेम रखेंगे। नंबर 5 पॉइंट कह रहा है प्लीज रिलीज द बॉल जेंटली यूजिंग सेट द स्क्वायर्स। आप बॉल को जेंटली यानी कि अच्छे तरीके से या आराम से बॉल को रिलीज करेंगे। ऐसा नहीं कि बॉल को आप थोड़ा जोर लगा के रिलीज करें या बिल्कुल पकड़ के रिलीज करें, तो उसके ऊपर बॉल की स्पीड के ऊपर फर्क आएगा। जब बॉल की स्पीड के ऊपर फर्क आएगा तो टाइम के ऊपर फर्क आएगा। जब दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस वजह से जब बॉल को आपने रिलीज करना है तो जेंटली रिलीज करना है। उसके बाद पोस्ट लैब एक्टिविटीज पे आ गए।
पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एन इंक्लाइन प्लेन A इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ये हमें एक फार्मूला दे दिया गया कि आपके पास अगर एक फार्मूला हो A इज इक्वल टू जी साइन थीटा, तो आप G की वैल्यू फाइंड करें यहाँ पे। तो G की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं A इज इक्वल टू जी साइन थीटा, A इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ये फार्मूला उसने खुद पोस्ट लैब एक्टिविटीज में दिया गया। वो कह रहे थे G की वैल्यू फाइंड करें, तो G की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को इधर डिवाइड करवा देंगे, तो आपके पास हो जाएगा A डिवाइडेड बाय साइन थीटा। A की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है, इसके अंदर पुट करें, और साइन थीटा आप जो आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेना है वो आप पुट कर दें, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, जो आप पुट करेंगे आपके पास जवाब आ जाएगा, और G की वैल्यू आपको नोन है। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ रैंप इज मेड एट द मेन एंट्रेंस ऑफ अ हाउस, हाउ डज इट हेल्प इट रेजिंग द ऑब्जेक्ट सच एज मोटर बाइक और कार एटसेट्रा। कि अगर हमने घर के एंट्रेंस के ऊपर जो हमने जंप बनाया होता है, जो रैंप बनाया होता है, वो किस तरह हमारी जो गाड़ी है या हमारे मोटरसाइकिल को हेल्प करता है कि हमारा मोटरसाइकिल ऊपर आ जाए। इट एक्ट्स एज एन इंक्लाइन प्लेन सो दैट इट मेक इजी टू रेज द ऑब्जेक्ट। जैसे आप अगर आप उसको इंक्लाइन ना बनाएं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बना दे, तो आप गाड़ी या मोटरसाइकिल अपने घर के अंदर दाखिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर हम उसको इंक्लिनेशन बना दें तो हमारे पास जो हमारा मोटरसाइकिल होगा या कार होगी वो इजीली आसानी से अपना डिस्टेंस कवर कर सकेगी और आसानी से ऊपर चढ़ाई चढ़ जाएगी। इस तरह आपके पास नंबर 3 क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स इज एक्सेलरेशन यू डाउन अ हिल ऑन फ्री व्हील्स, ड्रॉ अ स्केच टू शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। जब हम अगर फ्री व्हील को एक हाइट से छोड़ दें तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी, तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही होगी, जो कि होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या दूसरी फोर्स जो उसको अपोज कर रही होगी वो होगी फ्रिक्शनल फोर्स। नंबर 4 पॉइंट है, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज रिड्यूस्ड टू 0 व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द रोलिंग बॉल। अगर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 कर दें, यानी कि बॉल पहले आप यहां से रिलीज कर रहे थे, तो बॉल अगर आप नोट करेंगे, ये आपके पास सपोज बॉल है, बॉल इस तरफ मूव करेगी। अगर आप ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 कर दें, यहां बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर दें और बॉल यहां पे हो, तब क्या होगा, तब आपके पास बॉल मूव करेगी आपकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा अगर आप जब के पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास था, तब हम बॉल हमारी मूव कर रही थी। अगर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिड्यूस टू 0 यानी कि उसको 0 तक ले आए, तब आपकी बॉल बिल्कुल मूव ही नहीं करेगी, हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ बन जाएगा बिल्कुल। बॉल अगर हमने यहाँ प्लेस की तो बिल्कुल यहीं पड़ी रहेगी। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे होगी तब ही बॉल नीचे की तरफ आएगी। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिड्यूस करके बिल्कुल 0 पे ले आए, तब बॉल हमारी मूव नहीं करेगी। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2.1 चैप्टर 2 से रिलेटेड। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई चीज आपको समझ नहीं आई, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।